रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन मुंबई शाखा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन के अवसर पर परम श्रद्धेय स्वामी गौतमानंद जी महाराज, उपाध्यक्ष रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ, श्रद्धेय स्वामी शिविरानंद जी महाराज, महासचिव बेलूर मठ, स्वामी सत्यदेवानंद जी महाराज, अध्यक्ष रामकृष्ण मिशन मुंबई, स्वामी मुक्तिदानंद जी महाराज, ट्रस्टी रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ और अध्यक्ष रामकृष्ण मिशन मैसूर, स्वामी सर्वलोकानंद जी महाराज, अध्यक्ष रामकृष्ण मठ व मिशन नई दिल्ली, श्री राकेश पुरी, प्रबंध समिति सदस्य रामकृष्ण मिशन मुंबई, रामकृष्ण मठ और मिशन के सभी श्रद्धेय स्वामी जी, सेवा भाई, स्वयंसेवक, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि, भाइयों और बहनों, सबसे पहले स्वामी रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा और स्वामी विवेकानंद जी के पावन चरणों में सत सत नमन करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन मुंबई शाखा के शताब्दी समारोह में उपस्थित होने पर हमें होने का अवसर दिया, इसलिए परमात्मा ईश्वर को वंदन करता हूँ। आप सभी को इस ऐतिहासिक समारोह के साथ जुड़ने के लिए बधाई देता हूँ। आज के समारोह के लिए खास बेलूर मठ, चेन्नई, दिल्ली, मैसूरी और तथा अन्य रामकृष्ण मिशन शाखाओं से आए सभी श्रद्धेय स्वामी जी का स्वागत करता हूं तथा उन्हें प्रणाम करता हूं। दुनिया में कई आध्यात्मिक और सेवा संगठन हैं जो ईश्वरीय संदेश के प्रचार के लिए समर्पित है, लेकिन रामकृष्ण मठ और मिशन एक अनूठा संगठन है जिसने आध्यात्मिक विचार और मानवता के निस्वार्थ सेवा के बीच एक सही संतुलन बनाया है। आज भारत में रामकृष्ण मिशन की 350 शाखाएं और देश के बाहर 125 शाखाएं हैं। रामकृष्ण मिशन यह सही मायने में स्वामी विवेकानंद का पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा उपहार है, ऐसा मैं मानता हूं। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यह रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है। इस आदर्श के अनुरूप रामकृष्ण मिशन आध्यात्मिक शिक्षा के साथ सामान्य शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों, जरूरतमंदों और आदिवासियों के कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक सेवा में लगा हुआ है। विगत 1000 वर्षों में रामकृष्ण मिशन मुंबई 250 से अधिक राहत कार्यों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। रामकृष्ण मिशन में दुर्गा पूजा, नवरात्रि और दीपावली तो मनाते हैं। खास बात यह है कि यहाँ क्रिसमस, महावीर जयंती और बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। सचमुच रामकृष्ण मिशन इस धर्मनिरपेक्षता की जीती जागती मिसाल है। मुंबई का रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल अनेक वर्षों से हजारों लोगों को अपने ओपीडी के माध्यम से अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा मुहैया करा रहा है। यहाँ पर डेंटल केयर, नेत्र चिकित्सा, नी रिप्लेसमेंट, फिजियोथेरेपी आदि अनेक विकारों के लिए पेशेंट आते हैं। अनेक डॉक्टर्स सेवा भाव से अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, जो अत्यंत सराहनीय है। मुझे ज्ञात है कि मुंबई से 100 किलोमीटर दूरी पर साकवाड़ है। इस आदिवासी क्षेत्र में मुंबई रामकृष्ण मिशन द्वारा विगत 51 वर्षों से रूरल हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर चलाया जा रहा है। साकवाड़ में आदिवासी बहन भाइयों को शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है। वैसे ही युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाता है, जो बहुत ही सराहनीय बात है।
लगभग 100 आदिवासी बच्चों के रहने तथा भोजन की भी वहां व्यवस्था हो रही है। यह जानकर प्रसन्नता हुई। किसानों को अच्छे बीज दिए जाते हैं, बोरवेल द्वारा पानी दिया जाता है, कुष्ठ रोगियों की भी देखभाल की जाती है। इतना सुंदर कार्य खड़ा करने के लिए रामकृष्ण मिशन मुंबई अभिनंदन के पात्र है। बहनों और भाइयों, स्वामी विवेकानंद का आगमन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शब्दों की याद दिलाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। स्वामी जी के जीवन और कार्यों पर एक नजर डालने से यह विश्वास हो जाता है कि उनका जन्म धर्म को पुनर्जीवित करने और विश्व को भारतीय सभ्यता की महिमा बताने के लिए हुआ था। जब स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पटल पर आए तब लंबे समय तक चल रहे विदेशी आधिपत्य के कारण भारत में अपना राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव खो दिया था। अपनी पहचान और अपने गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को भी देश भूल चुका था। गरीबी, भूख, अभाव, बीमारी, अज्ञानता और अंधविश्वास में लोग डूबे थे। मुंबई के इसी भूमि से स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए शिकागो रवाना हुए। शिकागो में स्वामी जी के भाषण का प्रभाव इतना महान था कि इसने पश्चिमी दुनिया का भारत की ओर देखने का नजरिया बदल दिया। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के लोगों की अपने खुद के देश के प्रति धारणा बदल गई। भाइयों और बहनों, स्वामी जी ने कहा कि वे ऐसे ईश्वर या धर्म में विश्वास नहीं करते जो विधवा के आंसू नहीं पोंछ सकता, या अनाथ के मुंह में रोटी का टुकड़ा नहीं ला सकता। पहले रोटी फिर धर्म को उन्होंने प्राथमिकता दी। आज विश्व एक बड़े जनसांख्यिकीय संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश बनकर उभरा है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट के अनुसार अगले 2 महीनों में भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां 46.9% लोग 25 साल से कम उम्र के हैं। 68% लोग 15 और 68 वर्ष के बीच में हुए। दूसरी ओर जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रोमानिया, पुर्तगाल जैसे दुनिया के कई देश वृद्ध हो रहे हैं। ये सभी देश युवा और कुशल मानव संसाधनों की अपनी आवश्यकताओं के आपूर्ति के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। अभी मेरे पास जर्मन का कॉन्सुलेट जनरल आए थे मिलने। उन्होंने कहा कि जर्मन में काम करने वालों की कमी है। हम चाहेंगे कि भारत हमको छोटे छोटे जो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते हैं और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए छोटे छोटे जो हम उनको सिखाते हैं, चाहे वो प्लम्बर हो, मेसन हो, कारपेंटर हो, ऐसे हमको युवाओं के हमको ऐसे हाथों की जरूरत है। और वो भारत के साथ एमओयू करने तैयार है कि भारत हमको ऐसे मानव संसाधन हमको उपलब्ध कराए। ऐसे जर्मनी जैसे देश जो दुनिया का पहले कभी शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करता था। मुझे याद है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, देश स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश में प्रोडक्शन नहीं होता था कोई चीज का। मुझे याद है कि मैं जब होल्डर में लिखने के लिए जब मैं स्याही के दबाव में डुबाता था तो उसमें लिखा रहता था मेड इन जर्मनी। ऐसे जर्मनी आज भारत की ओर देख रहा है। हमारे लिए सबसे बड़ा अवसर और चुनौती भी है। CII की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की DGP मौजूदा $3 ट्रिलियन से 2030 तक $9 ट्रिलियन बढ़ सकती है और 2047 तक $40 ट्रिलियन तक बढ़ सकती है। लेकिन इसके लिए हमें काफी
कामकाजी उम्र के हर युवक को कौशल प्रशिक्षण देकर उपयुक्त मानव संसाधन में तब्दील करना होगा। हाल ही में एक जर्मन राजनीतिक ने वही बताया जो मैंने बोला था। कौशल शिक्षा पर हम लक्ष्य केंद्रित करते हैं तो हम निश्चित ही स्वामी विवेकानंद का सपना साकार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल, रिस्किल और अपस्किल का मंत्र दिया। एक किसान का बेटा होने के नाते मैं हमेशा कहता हूं कि भारत का कल्चर एग्रीकल्चर है, लेकिन भारत का डीएनए आध्यात्म नैतिकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं वैसे भूमि से आता हूं जहां पर स्वामी आत्मानंद जी ने जन्म लिया। और एक कहूं कि स्वामी आत्मानंद जी हमारे दूर के रिलेशन में भी थे। मैं बचपन से विवेकानंद आश्रम से जुड़ा हुआ। मैं जब 10वीं पढ़ता था तब से मैं विवेकानंद आश्रम रायपुर जाता था और एक विवेक ज्योति का मेरे पर विशाल भंडार हो गया। मेरा छोटा भाई नारायणपुर में हमारा जो आश्रम है, जो कृषि विभाग है उसका प्रमुख है, वो पूरा के पूरा वो संभाल रहे हैं। इस वर्ष से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन होने जा रहा है। शिक्षा नीति मूल्य निर्धारित शिक्षा पर जोर देनी है। सरकार और विश्वविद्यालय युवाओं को शिक्षा और कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। रामकृष्ण मिशन जैसे संगठनों को युवाओं का चरित्र निर्माण और उनमें राष्ट्र भावना पैदा करने के लिए काम करना चाहिए। कुलाधिपति होने के नाते मैं विश्वविद्यालयों और विश्व शिक्षा संस्थानों को रामकृष्ण मिशन के साथ कार्य करने का आह्वान करता हूं। एक पिता और दादा के रूप में मुझे चिंता है कि युवा पीढ़ी मोबाइल फोन और ऑनलाइन एक्टिविटीज में बहुत समय गंवा रहे हैं। मुझे लगता है कि एडवेंचर, बाहरी यात्राएं, खेलकूद, ऐतिहासिक और विरासत स्थलों की यात्रा, दिव्यांग बच्चों के साथ इंटरेक्शन और धर्मों के पूजा स्थलों का दौरा स्कूल की गतिविधियों का हिस्सा होना चाहिए। तभी हम उदार और व्यापक विचारों वाली पीढ़ी का निर्माण कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपनाकर अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। मैं रामकृष्ण मिशन को शताब्दी वर्ष के दौरान स्वामी विवेकानंद के विचारों को अधिक से अधिक फैलाने का आह्वान करता हूं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जो स्वामी विवेकानंद जी के संदेश का सार था। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब विवेकानंद शिला स्मारक का निर्माण का कार्य प्रारंभ होना था, मैं एकनाथ रांडे जी के साथ काफी दौरा किया और उस समय 1-1 रुपए का जो फोल्डर बना था, 1 रुपए का कार्ड बना था, हम उसको गांवों में जब साप्ताहिक बाजार लगता था या कोई मेला लगता था, वहां पर स्टॉल लगाकर हम बेचा करते थे और 1-1 रुपए हम इकट्ठा करके विवेकानंद शिला स्मारक के लिए बेचते थे। मुझे सौभाग्य मिला था कि एकनाथ रांडे जी के साथ दौरा करने का, और मुझे बताते हुए खुशी है कि एकनाथ रांडे जी उस समय हमारे किसी के पास कारें नहीं होती थी, तो हमने 1964 में परम पूज्य गुरु जी गोलवलकर जी जब वहां पर आते थे उसके लिए दौरा के लिए, मेरे बड़े भाई 1964 में कार खरीदे थे और उसी कार में एकनाथ रांडे जी को मैं खुद ड्राइव करके ले जाता था। पुनः एक बार मैं रामकृष्ण मिशन मुंबई को शताब्दी के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं।
और भविष्य के प्रयासों में मिशन की सफलता की कामना करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।